मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत EAFM सेकंड में एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे देश में व्यापारिक बैंकों के बारे में मैंने आपको मेरे पिछले व्याख्यान में काफ़ी कुछ बताया है, विस्तार से बताया है कि किस तरह से व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं, इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं और व्यापारिक बैंक किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में उपयोगी हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक भारत का एक ही है और इसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक है जो हमारे सभी व्यापारिक बैंकों पे या हमारी सारी बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए हुई ताकि हम हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका सुदृढ़ रूप से उसका विकास कर सकें। इसलिए हमें केंद्रीय बैंक की हमें आवश्यकता महसूस हुई। आपके सेंट्रल बैंक जो है इसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक तो है ही। और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे वेरा स्मिथ ने कहा है, सेंट्रल बैंक मीन्स ए बैंकिंग सिस्टम अंडर विच एनी बैंक हैज़ कंप्लीट और रेजिडुअल मोनोपोली ऑफ नोट इशू। इसी तरह से प्रोफेसर सैमुअलसन ने बैंक को परिभाषित किया है, सेंट्रल बैंक इज़ ए बैंक दैट द गवर्नमेंट सेट अप टू हैंडल इट्स ट्रांजेक्शंस टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हेल्प एंड कंट्रोल द नेशंस मनी एंड क्रेडिट कंडीशंस। देखिए, ये जो परिभाषाएं हैं इसमें साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेंट्रल बैंक जो है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, वो व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण लगाने हेतु है और जो है करेंसी इशू करने के लिए है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं में स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से हमारा सेंट्रल बैंक हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेंट्रल बैंक के बारे में जैसा कि आपको मालूम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। हमें रिजर्व बैंक को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई? द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर एज फॉलोज: टू मैनेज द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारा जो साख सिस्टम है, साख नियंत्रण है, यानी मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी बाहरी और आंतरिक जो रुपये की वैल्यू है उसको स्थिर रखने के लिए भी इसकी स्थापना की गई। इसी तरह से विद्यार्थियों, आपके जो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन कंट्री है, यानी कि हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था का विकास है उसको एक बैलेंस्ड, यानी एक बैलेंस्ड वे में उसको स्थापित करने का प्रयास करने हेतु इस बैंक की स्थापना की गई। इसी तरह से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन द कंट्री, मनी मार्केट यानी कि मुद्रा जो बाज़ार है वो भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका डेवलपमेंट करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई। फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि कृषि वित्त को अरेंज करने के लिए, समुचित रूप से अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसी तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक वित्त की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए भी इस बैंक की स्थापना की गई। इसी तरह से इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि जो सार्वजनिक ऋण है उसका समुचित प्रबंध करने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। मॉनेटरी रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी हमारे यहाँ व्यापारिक बैंक तो काफ़ी हैं, नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स आर इन इंडिया, लेकिन सारे के सारे बैंक जो है ऑथराइज नहीं किए जा सकते हैं कि भाई अदर कंट्रीज़
के जो मॉनेटरी जो रिलेशंस है उनको मेंटेन करने के लिए सभी बैंकों को छूट नहीं दी जा सकती, इसलिए एक बैंक का होना आवश्यक है। और ये जो है बैंक हमारा केंद्रीय बैंक को ही अधिकृत किया गया है कि वह बाहरी मुल्कों से आर्थिक संबंध स्थापित कर सके, इसलिए भी इसकी स्थापना पर जोर दिया गया था। इसी तरह से फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, यानी हम आगे पढ़ेंगे कि व्यापारिक बैंक जो है कैश रिजर्व जो है रिजर्व बैंक के पास उनको रखना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन एक ही जगह आपके रिजर्व रह जाए सभी व्यापारिक बैंकों के, इसलिए भी इसकी स्थापना की गई है। टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, यानी मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये सभी बैंकों को नहीं दिया जा सकता, एक ही बैंक यानी केंद्रीय बैंक को ही ये कार्य दिया जा सकता है, इसीलिए इस बैंक की स्थापना की गई। तो ये सारे के सारे उद्देश्यों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रारंभिक स्थिति में शेयर होल्डर्स का बैंक था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो शेयर कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपए थी। इसको 5 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स में यानी 100 रुपीज़ ईच में इसको डिवाइड किया गया था, और इनमें से शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू यानी कि 2,20,2200 शेयर 2,200 शेयर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉट किए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रारंभिक स्थिति में प्राइवेट सेक्टर का बैंक ही था। बाद में विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा, तो हमारे यहाँ भी प्रदर्शन प्रभाव पड़ा और हमने भी तय किया कि हमारा बैंक भी जो है राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। और इसी श्रृंखला में इन फरवरी 1947 it was decided to nationalize RBI. Thus, the RBI was nationalized with the passing of the Reserve Bank of India in Transfer to Public Ownership Act in 1948. 1948 में एक अध्यादेश पास किया गया और उसके अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना यानी रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। इसी तरह से जब इसका नेशनलाइजेशन किसी भी बैंक का या किसी भी संस्था का अगर सरकार नेशनलाइज करती है उसे, तो उसके बदले में उसके मालिक को मुआवजा देती है। अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके शेयर होल्डर्स का बैंक था, अंशधारियों का बैंक था, तो लोगों ने जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी जो है अंश खरीद रखे थे। ठीक है, तो चूँकि भारत सरकार ने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था, एक्ट पास कर दिया था, तो भारत सरकार ने तय किया गया कि कंपनसेशन के रूप में शेयर होल्डर्स को 118 रुपये और 10 आना यानी 62 पैसा जो है पर शेयर ऑफ 100 यानी 100 रुपये का जो शेयर है जिसके पास उसको 118 रुपये 10 आने दे दिए जाए। तो इस प्रकार से जनवरी 1 1949 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है काम करना शुरू कर दिया और आपका जो है नेशनलाइज बैंक के रूप में ये आ गया। नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो जस्टिफाइड बाय पासिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इस प्रकार से बैंकिंग एक्ट 1949 को भी पास किया गया और ये जस्टिफाइड कर दिया गया आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन को। इसी तरह से अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लोकल बोर्ड्स हैं, ऑफिसेज ऑफ आरबीआई हैं। ये 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है इसके ऑर्गेनाइजेशन को। डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई एज फॉलोज जस्ट लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई इज वेस्टेड ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। Central Board of Directors consists of 20 members. It is constituted as follows. जैसे कि एक गवर्नर, it is the highest authority of RBI. He is appointed by the government of India
फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है और ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। ये एक बहुत ही उच्चतम पद है। ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनोदर टर्म, 5 साल के लिए और इसको अपॉइंट किया जा सकता है। इसी तरह से नंबर 2 है 4 डिप्टी गवर्नर्स। एक तो आपका गवर्नर हो गया और 4 जो है आपके डेप्यूटी गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं और ये भी भारत सरकार के द्वारा ही इनकी भी नियुक्ति की जाती है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। इसमें आपको चार्ट से भी समझाया जा सकता है कि आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपके एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, 15 आपके जो डायरेक्टर्स है, तो इस तरह से 20 जो है आपके टोटल डायरेक्टर्स है। इसी तरह से जो 15 जो डायरेक्टर्स हैं वो सेंट्रल बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपके 15 जो डायरेक्टर हैं वो भी भारत सरकार के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। इनमें से 4 डायरेक्टर्स जो है, जिनमें से एक 1 ईच फ्रॉम द 4 लोकल बोर्ड्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। 10 डायरेक्टर्स एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिसर इज आल्सो नॉमिनेटेड सेपरेटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 10 डायरेक्टर और 1 सरकारी अधिकारी भी अलग से भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस तरह से आपके लोकल बोर्ड्स भी है, स्थानीय मंडल भी है। और स्थानीय मंडल बिसाइड्स द सेंट्रल बोर्ड देयर आर लोकल बोर्ड्स फॉर 4 रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री विद देयर हेडक्वार्टर्स एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। यानी 4 महानगरों में लोकल बोर्ड्स भी काम कर रहे हैं। और लोकल बोर्ड्स में 5 मेंबर आपके होते हैं। लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स ईच अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 4 ईयर्स। ये 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है और ये रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड इंडिजिनियस बैंक्स। तो इस तरह से ये इनकी नियुक्ति भी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा जो है आपके आरबीआई के ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस ऑफ द बैंक इज सिचुएटेड इन मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अलावा आपके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो है अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, कोची, लखनऊ एंड बायकुला, मुंबई। ये ऑफिसेज जो है आपके काम कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस प्रकार से मैंने आपको रिजर्व बैंक की परिभाषा और रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और रिजर्व बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो संगठनात्मक जो इसका ढांचा है, उसके बारे में आज मैंने आपको बताया। आगे हम चर्चा करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।